हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइग्रेन के फेजेस के बारे में। कितने फेजेस में माइग्रेन देखने को मिलती है, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं माइग्रेन के पेशेंट के अंदर और कैसे इस बीमारी को हम मैनेज कर सकते हैं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि माइग्रेन एक्चुअली में बीमारी क्या है। अचानक सा ऐसे क्या चेंजेस हुए आपकी बॉडी में कि आपको ये सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए, आपको सिवियर हेडेक होनी स्टार्ट हो गई। माइग्रेन मोस्टली पेशेंट्स के अंदर जब हम बात करते हैं जेनेटिकली देखने को मिल जाता है। फॉल्टी जीन्स के कारण माइग्रेन देखने को मिलती है। मान लीजिए आपकी फैमिली में किसी को माइग्रेन है, आपके पेरेंट्स में, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में, तो आपके अंदर माइग्रेन होने के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। पेशेंट वल्नरेबल होता है माइग्रेन होने के। बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर आपकी फैमिली में तो कोई भी ऐसी हिस्ट्री नहीं है बट फिर भी आपको माइग्रेन हो रहा है। उसके अंदर हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना, वो सारा कुछ रिस्पॉन्सिबल रहता है इस बीमारी को जनरेट करने में। तो हमें क्या समझना है कि माइग्रेन के पीछे जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, जो इसे बढ़ा रहे हैं, कॉजेज़ हैं, उनको रिमूव करना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उनको अगर हम टाइमली रिमूव कर देते हैं तो माइग्रेन की सिवियरिटी को हम रोक सकते हैं, इससे रिकवर ज़रूर हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने फेजेस में माइग्रेन देखने को मिलता है, कौन कौन से फेज़ में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है, तो वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे फर्दर इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइग्रेन एक्चुअली में है क्या। माइग्रेन एक बहुत ही सिवियर फॉर्म ऑफ हेडेक है जिसके अंदर बहुत थ्रॉबिंग एंड पल्सेटिंग पेन प्रेजेंट होता है। मतलब कि आपके मे बी यूनिलेटरल साइड हो सकता है, मतलब लेफ्ट साइड हो सकता है, राइट साइड, एक साइड मोस्टली अफेक्टेड रहेगी। बैक ऑफ द नेक के अंदर पेन जा सकता है, ईयर के बैक साइड पे पेन जा सकता है। इसके अंदर क्या पेशेंट महसूस करता है कि जैसे सिर के ऊपर कोई हथौड़े मार रहा हो, बहुत थ्रॉबिंग, बहुत तीखा दर्द और साथ के साथ पल्सेटिंग पेन, मतलब फड़कन जैसा दर्द। वो क्यों होता है? क्योंकि जब हमारे ब्रेन के अंदर स्टिमुलस जाता है, ब्रेन कोई भी चीज़ परसीव करता है, मान लीजिए ब्रेन को कुछ देखना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है, या कोई स्मेल है उसको रिकॉग्नाइज करना है, या कोई टेस्ट है उसको रिकॉग्नाइज करना है, या कोई टच है, छूना है उसको, ठंडा है गर्म है वो मालूम करना है। तो हमारे ब्रेन के अंदर चेन ऑफ रिएक्शंस चल रहे होते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक बहुत सारे पाथवेज बनते हैं, बहुत सारे सिग्नल्स पास ऑन होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं। अब जब वो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं, तो वो आगे मैसेज पास ऑन करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। और ऐसा ही जब पाथवे बनता चला जाता है तभी आप किसी चीज़ को परसीव कर पाते हो। चाहे आप किसी चीज़ को देख रहे हो या अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, ये सब कुछ स्टिमुलस के थ्रू ब्रेन परसीव करता है, उसे आगे प्रोसेस करता है। तो इस पाथवे के अंदर, इस मैकेनिज्म के अंदर अगर कोई भी वहाँ पे परेशानी क्रिएट होती है, कोई भी वेरिएशन आती है, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, वो पूरा चेन डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से कुछ सिम्टम्स पेशेंट की बॉडी में जनरेट होने स्टार्ट होते हैं। अब देखने को क्या मिलता है जब किसी को भी माइग्रेन होता है, जब आपका कोई भी मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को बीच में जा रहा है, उसके बीच में बहुत सारे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। उन केमिकल्स में से एक केमिकल होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है, एक ऐसा केमिकल है जो मदद करता है आपके गुड मूड को बूस्ट अप करने में, उसको मूड स्टेबलाइजर की तरह वो वर्क करता है। अब जब सेरोटोनिन की प्रोडक्शन हमारे ब्लड के अंदर, हमारे चेन रिएक्शंस के अंदर, हमारे एक पाथवे से दूसरे पाथवे तक जाने के अंदर वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है सेरोटोनिन की प्रोडक्शन, तो ऑटोमेटिकली क्या देखने को मिलता है, हमारी ब्रेन की वेसल्स के अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाता है, अचानक से वैसो कंस्ट्रिक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है, वेसल्स दबनी स्टार्ट हो जाती है। वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, माइग्रेन डेवलप होगा। जैसे ही हेडेक वाला फेज आएगा बहुत तेज़ी से वैसो डायलिटेशन होगा। तो ये जो एब्रप्ट कंस्ट्रिक्शन एंड डायलिटेशन ऑफ वेसल्स है, ये क्या लीड करता है, बहुत ही थ्रॉबिंग एंड पल्सेटिंग पेन को लेकर, और माइग्रेन पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाता है। इस मैकेनिज्म में जब भी कोई डिस्टर्बेंस आती है तो पेशेंट को माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। तो इस मैकेनिज्म को सही करने के लिए, यहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए, इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हम अपने खाने में अगर ऐड ऑन करते हैं तो हमें वो माइग्रेन से बचा सकते हैं।
तो उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट रखते हैं और हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। उन कंडीशंस के अंदर अगर हम अपने खाने में उन फूड आइटम्स को ऐड ऑन करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की थी चेरीज़ है, कुकुम्बर्स है, आमंड्स है, बनाना है, फिश है या आपकी ड्राइड एप्रिकॉट्स है, इन सभी को अगर हम अपने खाने में अपनी डाइट में ऐड ऑन करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, ये बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रखते हैं, वेसल्स को रिलैक्स करने में मदद करते हैं। तो आपका जो माइग्रेन हेडेक का एपिसोड है वो काफ़ी हद तक शांत होना स्टार्ट हो जाता है और पेशेंट को बार बार ये एपिसोड देखने को नहीं मिलते। तो ये तो हमने बात की डाइट में हमें क्या क्या चीज़ों को ऐड ऑन करना है। कुछ ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जो आपकी इस हेडेक को एग्रेवेट कर देते हैं, जैसे कि आपका कर्ड का इंटेक, चीज़ का इंटेक, कैफीन का इंटेक अगर हम अपने डाइट के अंदर बढ़ा देते हैं तो ये आपकी हेडेक्स को एग्रेवेट कर देते हैं, क्योंकि ये सारी आइटम्स हैवी टू डाइजेस्ट होती हैं। और जिस टाइम पे माइग्रेन अटैक पेशेंट को हो रहा होता है, पेशेंट को वॉमिटिंग, नोजिया, बहुत सारी कंडीशंस बनी हुई होती हैं। तो अगर इन फूड आइटम्स को हम अपनी डाइट में कम रखते हैं तो हम माइग्रेन से बच सकते हैं। इस वीडियो का मेन मकसद है आपको सारे फेजेस के बारे में क्लियरेंस लाना कि हर एक फेज़ में क्या क्या होता है और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो फर्दर हम उसी के बारे में अब बात करने वाले हैं। फर्स्ट फेज़ होता है आपका प्रोड्रोम फेज़, जो कि आपका इनिशियल स्टार्टिंग फेज़ होता है, जिसके अंदर पेशेंट को कुछ कुछ सिम्टम्स जनरेट होने स्टार्ट होते हैं। इस कंडीशन में सेरोटोनिन की प्रोडक्शन एब्रप्टली डिक्रीज होनी स्टार्ट हो ही रही होती है। तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा फूड क्रेविंग्स होना, मूड चेंज होना, मूड चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेबिलिटी होना, गुस्सा आना या अचानक से इरिटेबल होना फिर शांत हो जाना, या पेशेंट को बहुत तेज़ तेज़ यॉर्निंग होनी स्टार्ट हो जाती है, उबासी आने लगती है। ये सारे चेंजेस हमारे प्रोड्रोम फेज़ के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहीं सेरोटोनिन की प्रोडक्शन अचानक से डाउन हो गई और हमारा जो सिग्नल्स ब्रेन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ले जा रहा है वो हैम्पर होना स्टार्ट होता है। और जब उस पाथवे के बीच में कुछ भी दिक्कत आती है तो हमारा माइग्रेन की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। अब जो प्रोड्रोम फेज है वो आपका कुछ दिनों से लेकर 72 आवर्स तक भी लास्ट कर सकता है। मतलब जब स्टार्ट होता है तो फ्यू डेज हमारा इनिशियली ये बना रहेगा और पेशेंट के नेक में स्टिफनेस आनी स्टार्ट होगी, हेवीनेस लगनी स्टार्ट होगी, इरिटेशन होनी स्टार्ट होगी। ये सारे हमारे चेंजेस आते हैं प्रोड्रोम फेज के अंदर। फिर हमारा सेकेंड फेज होता है ऑरा फेज। ऑरा फेज जो आपका होता है उसके अंदर कुछ टेम्परेरी विजुअल चेंजेस देखने को मिलते हैं, लाइक आपकी आंखों के आगे एकदम जिगजैग लाइंस आना, कुछ स्पॉट्स नज़र आना, एकदम फ्लैशेस से आना। ऐसा कुछ हो नहीं रहा होता है बट टेम्परेली विजन के अंदर ये चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। और ये जो आपका फेज़ है ये 5 मिनट्स टू 60 मिनट्स तक लास्ट कर सकता है। इस कंडीशन में पेशेंट को बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी कॉज हो रही होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है लाइट और साउंड को लेकर। पेशेंट को अगर आप एक अंधेरे कमरे में छोड़ोगे जहाँ बिल्कुल लाइट नहीं है, बिल्कुल शोर नहीं है, वहाँ थोड़ी देर रहने से उसका अटैक थोड़ा सा रिलीव होना स्टार्ट होता है, अदरवाइज़ ये एग्रेवेट होता चला जाता है। फिर नेक्स्ट फेज़ आता है हमारा हेडेक फेज़, जो मेन फेज़ है, जो 72 आवर्स तक भी लास्ट कर सकता है। उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, पेशेंट को बहुत ही सिवियर फॉर्म ऑफ हेडेक होगा, यूनिलेटरल रहेगा, मतलब लेफ्ट साइड हो सकता है, राइट साइड हो सकता है, कान के पीछे तक दर्द जाएगा, गर्दन तक दर्द जाएगा। पेशेंट को ऐसे मन करेगा कि मैं अपने बाल पकड़ कर नोच लूँ, इतना सिवियर दर्द होता है। और उस टाइम पे पेशेंट ना तो कुछ खाना पीना खा सकता है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स कर रहा होता है। और जब उसको नोजिया वॉमिटिंग बनी हुई होती है तो अगर वो कोई भी रिफ्लेक्स कर रहा है, चाहे खांसी कर रहा है, चाहे मूवमेंट कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, उस सारी कंडीशन में वो पेन बहुत तेज़ी से एग्रेवेट होता है। तो ये एक ऐसा सिम्टम है जिससे हम बाकी हेडेक से माइग्रेन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि माइग्रेन आपका मॉडरेट से सिवियर फॉर्म तक भी चला जाता है। मॉडरेट से सिवियर फॉर्म तक जाने का मतलब ये है कि हल्का हल्का पेन इनिशियली स्टार्ट होगा, पेशेंट प्रोड्रोम फेज में जाएगा, यॉर्निंग स्टार्ट होगी, मूड स्विंग स्टार्ट होंगे, टायर्डनेस लगना स्टार्ट होगा। उसके बाद ऑरा फेज
प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी। कुछ हेडेक्स के अंदर ऑरा फेज एब्सेंट होता है, कुछ में माइग्रेन के अटैक्स में ऑरा फेज प्रेजेंट होता है। जब ऑरा फेज प्रेजेंट होता है उस कंडीशन में पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट बनता है, क्योंकि जो टेम्परेरी विजुअल चेंजेस हैं वो उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं। मान लो आपकी आंखों के आगे आपको कुछ ऐसी फ्लैशेस नज़र आ रही है, या स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, या बहुत जिगजैग पैटर्न नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली वो ब्रेन को इरिटेट करना स्टार्ट करता है। उस फेज़ के अंदर पेशेंट की इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और यही आगे चलकर जो आपका हेडेक फेज़ है इसको सिवियर कंडीशन तक पहुंचा देता है। अब हेडेक फेज़ के अंदर पेशेंट को कोई भी मूवमेंट करने पे आराम नहीं मिलता जब तक ये फेज़ ख़त्म नहीं होता। उसके बाद आता है आपका रिकवरी फेज़। रिकवरी फेज़ में क्या होता है, जब पेशेंट की बॉडी ने 3-4 दिन इतना ज़्यादा सफ़र किया, लाइक बहुत सिवियर हेडेक रहा, साउंड एंड लाइट से इरिटेबिलिटी रही, इवन स्मेल से भी कभी कभार इरिटेशन होती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल्स बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं। तो उस कंडीशन में जब हम रिकवरी फेज तक पहुंचते हैं तो पेशेंट की बॉडी कंप्लीटली टायर्ड फील करती है, एग्जॉस्टेड हो जाती है, पेशेंट को ऐसे लगता है मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, और इसके बाद वो धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट होता है। तो ये जो माइग्रेन का पैटर्न 4 फेजेस में रहता है, ये आपकी डेली रूटीन को बहुत ज़्यादा हैम्पर कर देता है। मान लो आप किसी भी जगह वर्किंग हो या फिर आपको ट्रैवल करना है, उस टाइम पे आपको ऐसा एपिसोड बना रहता है, तो पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इस कंडीशन को हैंडल करना। उसकी डेली रूटीन तो हैम्पर होती ही होती है, और उसकी फिजिकली बॉडी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। कुछ पेशेंट्स में वॉमिटिंग्स रुक ही नहीं पा रही होती है, क्योंकि आपका साथ में इंटेरिक नर्वस सिस्टम भी इरिटेटेड हो जाता है। जितनी भी आपकी नर्व सप्लाई आपके एब्डोमेन तक जाती है, डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, उन सब में भी इरिटेशन कॉज होनी स्टार्ट होती है, क्योंकि सारे ही पाथवे के अंदर डिस्टर्बेंस आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से। या फीमेल्स के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है, जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने वाली होती है उससे कुछ दिन पहले माइग्रेन के अटैक्स बहुत ही सिवियर होने स्टार्ट होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। तो मेल से ज़्यादा प्रोन है माइग्रेन के लिए फीमेल्स, बट हमारी मेजर पॉपुलेशन इस बीमारी से सफ़र कर ही रही है। तो हमें अपनी कंडीशन को समझते हुए इनिशियली ही इस बीमारी को कर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो आप कैसे कर सकते हो, जितने भी उसके पीछे छुपे हुए कॉजेज़ है उसको रिमूव करते हुए, अपनी एक हेल्दी डाइट लाते हुए, अपनी बॉडी को स्ट्रेस फ्री रखते हुए हमें कोशिश करना है कि हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें हमें कुछ थोड़ा सा अच्छा महसूस हो। लाइक आपको घूमना पसंद है, आपको वॉक करना पसंद है, आपको फिजिकल एक्टिविटी पसंद है, कोई गेम खेलना पसंद है, या आपको शॉपिंग जाना पसंद है, तो आपको जो भी काम पसंद है वो आप कीजिए अपनी लाइफस्टाइल में। उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस फ्री रहोगे तो इस बीमारी से कोसों दूर ज़रूर रहोगे, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ के अंदर भी बताया था। तो आई होप ये वीडियो आपको अवेयर करेगी, एजुकेट करेगी माइग्रेन के पीछे छुपे हुए कॉजेज़ को समझने में, उसके फेजेस को समझने में कि हर एक फेज़ में पेशेंट को किन किन सिम्टम्स से सफ़र करना पड़ता है। अगर आप इन चीज़ों को इनिशियली समझ पाते हो तो आप इनिशियल फेज़ में ही इस बीमारी को रोक पाते हो, क्योंकि अगर माइग्रेन बहुत लंबे टाइम तक बना रहता है तो क्रॉनिसिटी की तरफ बढ़ता चला जाता है। मतलब कि एवरी 15 डेज़ में जो पैटर्न होता है आपका माइग्रेन अटैक्स का, वो और भी जल्दी जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है, और पेशेंट की बॉडी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। आगे चलकर पेशेंट बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ बढ़ता चला जाता है, चाहे एंग्जाइटी हो, चाहे डिप्रेशन हो, ये सारी कंडीशन साथ साथ जुड़ती चली जाती है, क्योंकि पेशेंट की बॉडी इस कंडीशन को संभाल नहीं पा रही होती है। तो जब भी आप श्रेयास में आते हैं, हमारी टीम से मिलते हैं, आप अपनी रिपोर्ट शेयर करते हैं या फिर आप अपनी कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं, तो आपका कंप्लीट डायग्नोसिस बनाते हुए पर्सनलाइज्ड आपको डाइट प्लान दिया जाता है कि आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या खाने में ऐड ऑन करना है और किन चीज़ों का आपको परहेज़ रखना है, ताकि आपके ये एपिसोड्स कम होने स्टार्ट हो जाएं, टेपर ऑफ होने स्टार्ट हो जाएं, और धीरे धीरे कर कर ये ना हो। तो उस तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सी मेहनत करनी होगी, हमें अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना होगा, हमें डेली एक्टिविटी के अंदर, डेली रूटीन के अंदर कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी ऐड ऑन करनी होगी। आप एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हो, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन आपकी बॉडी को मिलेगी उतना आपकी बॉडी हीलिंग प्रोसेस में जाएगी। तो डीप ब्रीदिंग आप कर सकते हो, एक्सरसाइजेस कर सकते हो, एरोबिक एक्टिविटीज़ कर सकते हो, लाइक अनुलोम विलोम है, प्राणायाम है, आप कीजिए। अपनी डेली लाइफ में मेडिटेशन ऐड ऑन कर सकते हो, लाइट म्यूज़िक आप सुन सकते हो, क्योंकि म्यूज़िक आपको रिलैक्स होने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। बट हमने क्या ध्यान रखना है, बहुत लंबे टाइम हमें हेडफोन्स या ईयरफोन्स का यूज़ नहीं करना है, उससे आपकी हेडेक और ज़्यादा बढ़ सकती है।
तो आप बहुत लाइट म्यूज़िक अपने रूम में चला सकते हो और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो जहाँ आपको रिलैक्सिंग और सूदिंग महसूस हो। क्योंकि ये जो बीमारी है, अगर आपके इतने एपिसोड से आपकी बॉडी गुजरी है 3-4 दिन, उसके बाद जब आप रिकवरी फेज़ के अंदर आते हो, जब आपकी ब्रेन की वेसल्स दोबारा रिलैक्स होना स्टार्ट करती है, तो ये सारी चीज़ें उसको प्रमोट करती हैं। तो हमने क्या ध्यान रखना है, अपनी डेली लाइफ के अंदर अपनी डाइट हेल्दी रखनी है, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं, प्रॉपर स्लीप लेनी है, प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहना है। क्योंकि अगर पानी हम ऑप्टिमम अमाउंट के अंदर लेंगे, क्योंकि हर किसी की बॉडी की डिमांड पानी को लेकर अलग रहती है। मान लीजिए हम डेस्क जॉब करते हैं, हम अंदर हमेशा एसी में रहते हैं, हो सकता है हमें उतनी प्यास ना लगती हो। या अगर कोई बाहर बहुत फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, उसको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसकी पानी की डिमांड बढ़ जाती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपने थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी थोड़ी छोटी सर्विंग्स के सिपिंग पानी के करते रहना है। जब आपको लग रहा है होंठ सूख रहे हैं, मुंह सूख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही है, तो एक साथ खूब सारा पानी ना पी के छोटी छोटी स्मॉल सर्विंग्स मल्टीपल टाइम आप लीजिए, ताकि आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से हाइड्रेटेड रहे, डिहाइड्रेशन में ना जाए। क्योंकि डिहाइड्रेशन एक मेजर कॉज है हेडेक्स को जनरेट करने का, चाहे नॉर्मल हेडेक हो चाहे आपका माइग्रेन हो। तो अगर हम अच्छे से हाइड्रेटेड रहते हैं तो हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं और इससे रिकवर हो सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी अपनी बीमारी को बेटर तरीके से समझने में। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट्स रह जाते हैं तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमें कॉल करके हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से आप खुलकर बात कीजिए। आप मुझसे आकर क्लिनिक में मिल भी सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर। और अगर आपके माइंड में फिर भी कोई भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप सारे वीडियोस को अच्छे तरीके से देखिए, या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर कर हमसे पूछ भी सकते हैं। अपना खास ध्यान रखिए। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।